सभी श्रोताओं का पुनः एक बार स्वागत है। कल ही सांसद और विरोधी पक्ष नेता राहुल गांधी अचानक मुंबई में आ धड़के और उन्होंने धारावी जो है, जो प्रकल्प वहाँ पे अभी कुछ उद्योजकों के हाथ में दिए गए हैं, तो राहुल गांधी का मुंबई में आना एक तरह से मैदानी लड़ाई का प्रतीक है या क्या है, या किसी प्रश्न को समझ लेना और संसद में उसको रखना, क्या चीजें हैं राहुल गांधी के धारावी को भेंट देने के अचानक से उठे मामले पर? इस पर हमारे साथ विशेषज्ञ और अर्थतज्ञ और बैंकिंग व्यवहार के तज्ञ और इसी के साथ साथ देश की जो मालमत्ता है, संपत्ति जो है, उसके भी जिनको हम तज्ञ कह सकते हैं, ऐसे विश्वास उडगी सर आज हमारे साथ है। सर, आपका ये विश्लेषण आप जारी करें। धन्यवाद। राहुल गांधी कल बंबई में आए, वैसे वो अचानक आए। उनके साथ सिर्फ कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ नेता थे, वो भी एमपीसीसी के थे, और तुरंत वो एक अपने 3-4 घंटे की बैठक धारावी में करके फिर वो गुजरात गए। गुजरात उनका लक्ष्य है क्योंकि वहां पे इलेक्शन अगले साल है। लेकिन धारावी में उनका आना और यहाँ पर जो बजट सेशन चालू है महाराष्ट्र गवर्नमेंट में, और महाराष्ट्र का कांग्रेस का नेता अभी जो नया चुना हुआ है हर्षवर्धन सपकाळ, वो तो है बीड़ में, वहां पे वो पैदल चल रहे लोगों के साथ मिल रहे हैं, और यहाँ पे राहुल गांधी आते हैं। एक जो धारावी नाम का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो अदानी हैंडल कर रहे हैं, उस प्रोजेक्ट के अंदर इतनी सारी कंट्रोवर्सीज है। यहाँ पे राहुल गांधी का आना, जो इलेक्शन के वक्त आए थे, बहुत बड़ी भीड़ थी। लोकसभा में जितने भी कैंडिडेट मुंबई के थे वो तो जीत गए। उसके बाद विधानसभा में जो कैंडिडेट थे, ज्योति गायकवाड़, वो भी जीत गई। कि धारावी का जो मसला है वो बहुत गहरा है, और राहुल गांधी का आना और चमार स्टूडियो से विजिट करना और कुछ जो ये जो है, मतलब चमड़े की वस्तु बनाने के जो कारखाने हैं, जो एसएमई भी है और एमएसएमई भी है, और ऐसे धारावी के 20,000 एसएमईज, सिर्फ चमड़े के नहीं, बहुत सारे एसएमईज वहां पर है। वर्चुअली वो कॉटेज इंडस्ट्री है। उन्होंने बार बार कहा था, इसके बाद एक इलेक्शन रैली में शिवाजी पार्क में कहा था कि शेंजिन का एक उदाहरण दिया था चाइना का, कि धारावी ये यहाँ का शेंजिन है। बहुत छोटे छोटे घरों में छोटे छोटे उद्योग बहुत बड़े पैमाने पर बनते हैं, और 12 लाख की बस्ती यहाँ पे है। तो इसमें से लाख भर तो लोग ऐसे उद्योगों में जुड़े हुए। तो ये सही ढंग का लोगों को जीने का तरीका सिखाने वाला उद्योग धारावी में है। अब सवाल है कि राहुल गांधी बार बार बोल रहे हैं, राहुल गांधी अब विपक्ष के नेता है। मैं समझता हूँ राहुल गांधी का ये जो लोगों को सिखाने का तरीका है, लोगों में घुल मिल के, वो कोई भी कारीगर हो या फिर कितना भी गरीब आदमी हो, मजदूर हो, झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाला हो, इनके प्रॉब्लम्स दुनिया को बताने के लिए वो खुद जनता के सामने इन चीजों को लाते हैं। अपना वक्त वहां पे इसलिए देते हैं कि ताकि अपने पार्टी के लोगों को भी समझे, दुनिया को भी समझे। ये जो उनकी आदत है, जो उनकी पदयात्रा में कश्मीर से कन्याकुमारी और फिर वो आसाम से बंबई तक आ गए, मणिपुर से बंबई तक आ गए, हमने देखा है कि राहुल गांधी का एक स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है। वो खुद भी सीखते रहते हैं और दुनिया को सिखाते हैं। ये सबसे अच्छा तरीका मैं समझता हूँ महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का है। दुनिया सीख रहे हैं वो क्या कह रहे हैं, लेकिन हर जगह राहुल गांधी तो जा नहीं सकते। लेकिन उन्होंने जो एक मार्ग बताया है, राह बताई है कि आप लोगों में, घर घर में जाओ और लोगों से संबंध रखो ताकि लोग आपसे जुड़े रहेंगे। आज वो धारावी के एसएमईज, जहाँ पे चमड़ा उद्योग निर्यात भी होता है, एक्सपोर्ट होता है, और धारावी की जो विशेषता है, मैं समझता हूँ महाराष्ट्र की कुल मिला के जो इकोनॉमी है
उसमें $1 ट्रिलियन की ताकत धारावी का उद्योग समूह रखता है। बहुत गरीब लोग वहां पर है, जीने का संघर्ष वो कर रहे हैं, लेकिन उनके सामने एक संघर्ष जो है, जिसके बारे में राहुल गांधी ने जनता से कहा इसी मीटिंग में कि हमें इस धारावी से बाहर निकाला जा रहा है। तो हमको तो नहीं जाना है, क्योंकि हम पिछले 4 पीढ़ियों से यहाँ पे रहते हैं और हमारा ये रोजगार है, हमारा ये जीने का तरीका है। हम बंबई के हैं, हम मराठी है, हम हिंदी है, हम बिहार से आए हैं, हम झारखंड से आए हैं, हम बंगाल से आए, हम दक्षिण भारत से आए हैं, लेकिन हम धारावी में रोजगार करते हैं और हम यहाँ पे जहाँ पे रहते हैं हम म्यूनिसिपालिटी का टैक्स देते हैं, गवर्नमेंट जीएसटी और जीडीपी में हमारा हिस्सा है। हमें यहाँ जीने दो, लेकिन अदानी के प्रोजेक्ट से हमें यहाँ से उखाड़ फेंकने की बात चल रही है। तो राहुल गांधी ने कहा नहीं, यहां से कोई नहीं जाएगा, यहां से कोई नहीं जाएगा, ना मुलुंड में जाएगा, ना वो नमक बनाने की जो जगह कंजुमार भांडुप या मुलुंड में या ठाणा में है वहां पे जाएगा। वो सारी जमीन जो 1600 एकड़ इस धारावी के 600 एकड़ के बहाने, इसको रीडेवलपमेंट करने के बहाने में जो प्रोजेक्ट बना है, जो महाराष्ट्र सरकार की शिंदे गवर्नमेंट ने इसको दिया है अदानी को, अदानी के रीडेवलपमेंट के प्रोग्राम में उनके हाथ में अभी 600 एकड़ का टेंडर उन्होंने भरने के बाद उनको 1600 एकड़ से ज्यादा जमीन सेंट्रल गवर्नमेंट और महाराष्ट्र गवर्नमेंट वर्चुअली गिफ्ट दे रही है, ट्रांसफर कर रही है उनके नाम पर। और लोगों में, बंबई के लोगों में, थाना के लोगों में, रायगढ़ के लोगों में एक बहुत बड़ा बौखलाहट है, क्या हमें हमारे रहने की जगह से उखाड़ फेंका जाएगा? तो ये डर लोगों के दिमाग में है। लेकिन अदानी और मोदी, इनका जो रिश्ता है वो तो हमने हिंडनबर्ग के वक्त देखा, वो मार्केट का रिश्ता है। हमने ये भी देखा कि कैसे पोर्ट्स उनके हाथ में गए, कैसे हवाई अड्डे उनके हाथ में गए, जेएनपीटी उनके हाथ में है, बॉम्बे का पोर्ट उनके हाथ में है, वार्ड 1 उनके लिए बन रहा है, उसका 72,000 करोड़ का बजट है। पिछले साल के बजट में वार्ड 1 ये नया पोर्ट बनेगा, शायद वो इस देश का सबसे बड़ा पोर्ट होगा, सबसे आधुनिक भी होगा, जिसकी तैयारी बहुत जोर जोर से चल रही है। तो वार्ड 1 अदानी के लिए बन रहा है, जेएनपीटी उनके हाथ में है, बॉम्बे का पोर्ट ट्रस्ट उनके हाथ में है, बॉम्बे का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर और मेट्रो और सारा प्रोजेक्ट उनके हाथ में, और धारावी उनके हाथ में, जो बीकेसी 1 के पास ही, वहां से यहाँ पे बंदरा खत्म होता है, यहाँ से धारावी शुरू होती है। अब धारावी ये जो टोपोग्राफी है 600 एकर्स की, ये उनके कब्जे में है और उनको एडिशनल 600 करोड़ मिल रहा है। और फिर नई मुंबई के एयरपोर्ट के पास की जमीन है, सिडको की जमीन है, सिडको म्यूनिसिपालिटी उनको बहुत सारी जमीन आयरोर के पास दे रही है, जिसका एक निर्णय हो चुका है। महाराष्ट्र सरकार अदानी के जो चाहेगा, मोदी देता है तो फडणवीस क्यों नहीं देंगे? शिंदे एज ए चीफ मिनिस्टर दे चुके हैं, फडणवीस उनको जितने जल्दी हो सके उनका प्रोजेक्ट आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। आप चाहे कुछ भी कर लो। इसलिए राहुल गांधी का आना, देश के विपक्ष के नेता का धारावी में आना, ये बहुत बड़े मायने रखता है। एसएमई का, एमएसएमई का जो बात वो बार बार हर जगह कर रहे, भारत के हर कोने में जाके, उसकी रक्षा के लिए तो राहुल गांधी बहुत कुछ कर रहे हैं। लेकिन उसकी रक्षा करते करते अदानी का जो हमला मोदी गवर्नमेंट और बीजेपी गवर्नमेंट के जरिए इस देश की संपत्ति पर जो हो रहा है, चाहे वो महाराष्ट्र की इलेक्ट्रिसिटी हो, चाहे वो महाराष्ट्र की बिजली और पानी, हवा और जमीन, ये सारे रिसोर्सेस पब्लिक सेक्टर के प्रोजेक्ट हैंडओवर करना, ये तो रेडीमेड है। लेकिन ये जो नेचुरल रिसोर्सेस है, जिसके ऊपर अधिकार भारत सरकार या राज्य का होता है, इसके बारे में अदानी को उनकी खुद की लागत क्या है और उनको क्या दिया जा रहा है, इसके बारे में इस देश की जनता क्या जानती है। और अगर हम सोचें कि अदानी का प्रोजेक्ट वो सही माने में
यहाँ के लोगों को कहीं बसाने की बात करेंगे, मान लो पीएम हाउसिंग स्कीम में भी बताने की बात करेंगे, तो इस देश में कितने प्राइम मिनिस्टर जो रोज हाउसिंग स्कीम है जो पहले राजीव गांधी के नाम पर था, बैंकों ने कितने फंड किए हैं और कितने लोगों को घर बसाने को मिला है। जितने भी दावे मोदी गवर्नमेंट करती है मोदी गारंटी के नाम पर, वो सब झूठे साबित हो गए हैं। मैं अदानी की बात करना चाहता हूं, और राहुल गांधी जी ने यहाँ पे आके लोगों को कहा है आपको कहीं नहीं जाना है, आप धारावी में रहोगे। मैं समझता हूं धारावी बचाओ आंदोलन, मुंबई बचाओ आंदोलन के जो लोग हैं, इनको बहुत बड़ी ताकत, और महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी को एक ताकत देने वाली बात राहुल गांधी ने जो की है, उसकी हमको प्रशंसा ही करनी चाहिए। लेकिन लड़ाई का जोश इस मुंबई बचाओ आंदोलन और या धारावी बचाओ आंदोलन के लोगों में भरने की बात जिम्मेदारी है कांग्रेस पार्टी की और महाविकास आघाड़ी की भी है। क्योंकि अदानी एक नॉर्मल रियलिटी सेक्टर का कॉलोनी डेवलप करने वाला ऐसा थोड़ी है, जैसे हीरानंदानी है, जैसे रहेजा है, जैसे दोस्ती है। ये जो नाम हमको मालूम है 10-15 लोग जो है, डीएलएफ भी हो सकता है, कि जो बड़ी बड़ी कॉलोनी बनाते हैं वो बरसों से यहाँ पे काम कर रहे हैं, दिल्ली में कर रहे हैं, बम्बई में कर रहे हैं, हैदराबाद या बहुत बड़े महानगरों में ये कॉलोनीज बनाते हैं। रुस्तम जी है। सवाल ये है कि ये अदानी कोई कॉलोनी बनाने के लिए थोड़ी धारावी का प्रोजेक्ट ले रहे हैं। मेरी साफ साफ बात ये है सब लोगों से, अदानी की आइडेंटिटी क्या है? आप गुजरात से लेके महाराष्ट्र और पूरे भारत भर में उनके हाथ में जो प्रोजेक्ट्स है, 10 बड़ी उनकी कंपनियां जो है जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन आपके मार्केट में जो गिरने वाला मार्केट है इसमें खत्म तो हुआ, लेकिन हिंडनबर्ग के बाद वो 10 लाख करोड़ से खत्म हुआ था, वो फिर से करीब करीब 17 या 18 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ गया है। बैंकों का 2.5 लाख 3 लाख करोड़ का उसका कर्जा है। सबसे बड़ा कर्जा लेने वाला वही आदमी है। बैंकों से कर्जा लेना, सरकार से प्रोजेक्ट लेना, सस्ते में प्रोजेक्ट लेना, और 33 इयर्स 55 इयर्स 99 इयर्स के लीज पर जमीन लेना, ये बात अदानी के सिवाय किसी को भी हासिल नहीं है। मोदी जी है तो मुमकिन है, मोदी जी है, अदानी है तो सब कुछ मुमकिन है। तो इसलिए अदानी जो कुछ भी कर रहे हैं क्योंकि मोदी प्राइम मिनिस्टर है, ऐसे वक्त फडणवीस को हर चीज को हाँ कहना पड़ेगा, ना कहने की कोई नौबत ही नहीं है। लेकिन क्या हाउसिंग कॉलोनी डेवलप करने के लिए धारावी में रिहैबिलिटेशन प्रोजेक्ट दिया गया है? इसको मानना क्या ये सही रहेगा? ऐसा तो कोई हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अदानी के धंधे में जो 25-30 साल से हम अदानी का प्रोजेक्ट जानते हैं, ऐसे तो हाउसिंग डेवलपर या बिल्डर या कंस्ट्रक्टर के नाम से वो तो नहीं जान। हाँ, उनका अदानी रियलिटी नाम की कंपनी है, वो सबको मालूम है। लेकिन अदानी के बिग प्रोजेक्ट जो है वो पब्लिक सेक्टर उनके हाथ में गया है। हाँ, सीमेंट गया है, कोल गया है, और उनके खुद के प्रोडक्ट्स है, फॉर्च्यून जैसे जो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स है, मतलब खाने का तेल होता है वो। इसके बारे में रेलवे तो उनके हाथ में दे दी गई है, उन्होंने थोड़ी रेलवे बनाया है, उन्होंने थोड़ी एसीसी सीमेंट की शुरुआती से काम किया है। एसीसी सीमेंट तो टाटा की थी, वो तो उनके हाथ में आ गई है। वैसे ही कोयला का सेक्टर सरकार की मदद से उनके हाथ में ये सारे सेक्टर आ गए। इसलिए उनकी खुद की क्या हैसियत है, उनकी खुद की पूंजी जैसे धीरूभाई अंबानी की थी, मुकेश अंबानी की है, या गोदरेज की है, या टाटा की थी, ऐसे जो कारपोरेट्स इस देश के जो स्वतंत्रता आंदोलन के पहले से और उसके बाद में स्वतंत्रता के बाद जो अपना प्राइवेट सेक्टर में पैर जमा कर काम करने वाले, और एक एक इंडस्ट्री को, चाहे टेक्सटाइल हो, चाहे केमिकल हो, चाहे इंजीनियरिंग हो, चाहे कंस्ट्रक्शन हो, चाहे स्टील हो, ऑयल हो, कोल हो, अपना पैर जमा कर जो कॉर्पोरेट्स खड़े हैं इस देश में, हम उनको मानते हैं। ऐसा अदानी थोड़े है। तो अदानी की अमीरी मोदी जी के बाद की अमीरी है। ये अमीरी इनके विदेशी जो संस्थाएं हैं, इनके जो जिसे कहते हैं फॉरेन में जन्म लिया इनके कंपनियों ने, जिसको हम शेल कंपनी से जानते हैं, और इनके भाई साहब
विनोद अडानी इस देश में तो है नहीं, लेकिन वो जहां पर है वहां पर 400 से ज्यादा कंपनी उसी पते पर है। और सिंगापुर, मॉरिशस जितने रजिस्टर्ड कंपनीज है अडानी साहब के, वहां तो माधवी बुश भी उनके कंपनियों से व्यवहार करती थी 2017 के पहले और 2017 के बाद। उसकी तो इंक्वायरी इस देश में कभी होगी नहीं। कहां से संपत्ति आती है, सिंगापुर हो, मॉरिशस हो, कहां पे उनकी कंपनियों ने जन्म लिया है और कहां पे वो टैक्स देते हैं और कहां पे वो टैक्स छिपाते हैं और कहां पे इनका ओरिजिनल प्रोडक्शन होता है और किस प्रोडक्शन का कहां वितरण होता है, इनके बैलेंस शीट का रियल इनकम कहां से है, क्या कोई कुछ बता सकेगा? अदानी साहब के पूरे ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री जो है 10 जो लिस्टेड कंपनीज मार्केट में है, उसके बारे में हम थोड़ा बहुत बता सकते हैं। इसके ऊपर तो उनकी अमीरी है नहीं, इसलिए मार्केट कैपिटलाइजेशन नीचे जाने के बाद अदानी दुनिया के नंबर 2 या 3 के नंबर के या 1 भी हो सकते, कुछ भी हो सकता है। तो इनका पैसा कहां पर है? देश में है, देश के बाहर है? और ऐसे बात, इस देश का झारखंड में जो कोल और बिजली बांग्लादेश को जाती थी वो मामला, गुजरात हो या कहीं भी हो, या सुलोन पोर्ट हो या इजराइल में, ये सारे पोर्ट्स जो है, जो आज किसके पार्टनरशिप में अदानी चलाते हैं, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, सिलोन हो, किसके पार्टनरशिप में, किसके लिए ये अदानी जी काम करते हैं? अब उनका काम भी वहां से निकल चुका है। अदानी का पोर्ट सिर्फ वो मेरे ख्याल से इजराइल में है। हाँ, यहाँ पे मुंद्रा है, यहाँ पे वाड़वन उनके लिए बन रहा है, लेकिन सिलोन तो उनके हाथ से जाएगा। इनके रिश्ते ऑस्ट्रेलिया से और इनके रिश्ते अब किसी से नहीं रहेंगे और ट्रंप ने भी इनकी सुनी नहीं है और ब्राइबिंग केस में इनका नंबर आज नहीं तो 6 महीने के बाद आएगा। लेकिन धारा भी इनके हाथ में है और इतना बड़ा बंबई जो मेरा परसेप्शन है कि अदानी के लिए सब कुछ किया जाता है, तो जब अदानी आते हैं तो वहां पे आस्ते आस्ते आप देखिएगा जो गुजरात में दिखाई देता है, स्पेशल सिक्योरिटी जोन आता है। आज मेरा परसेप्शन यह है कि बंबई तो हाथ से गई, बंबई तो हाथ से गई, लेकिन एमएमआरडीए जो बंबई है, रायगढ़ है, पालघर है, नई मुंबई है, ये जो पूरे 5 डिस्ट्रिक्ट का एमएमआरडीए क्षेत्र है जो आज मोस्ट पावरफुल है। हमारे जो बंबई हो म्यूनिसिपालिटी है, थाना म्यूनिसिपालिटी है, नई मुंबई की म्यूनिसिपालिटी तो है, लेकिन वो महाराष्ट्र सरकार के अंडर ही काम करते हैं। इनकी इलेक्शन नहीं, कुछ नहीं, सारे फंड्स का इस्तेमाल तो महाराष्ट्र सरकार ही करती है। नाम के लिए प्रशासक वहां पर है। ये सच बात लोगों से छिपी नहीं है, लोग जानते हैं। ऐसे वक्त धारावी के नाम से धारावी के 12 लाख लोगों का कहीं ना कहीं बसाना, तो धारावी का क्या करना है? यूपी के बुलडोजर धारावी में काम आने वाले हैं। जैसा बीकेसी 1 एक फाइनेंशियल सेंटर का मॉडल बना, वैसे एक नया मॉडल बीकेसी 2 बनने जा रहा है, जिसके लिए पूरे 12 लाख सिर्फ आइडेंटिफाइड झुग्गी झोपड़ी वाले नहीं, पूरे 12 लाख जब तक बुलडोजर से साफ नहीं किए जाएंगे, आगे क्या होगा? आगे क्या होगा? आप देखिए कि बंबई की जमीन जो मिल वर्कर्स थे 80 के बाद, डॉक्टर दत्ता सामंत की स्ट्राइक के बाद, जितने भी टेक्सटाइल इंजीनियरिंग और केमिकल कंपनीज बंद हो गए, वहां के मजदूरों को कानूनन जगह देनी चाहिए 370 स्क्वायर फीट की या 400 स्क्वायर फीट की, कहां मिल रही है? 80 से लेके आज करीब करीब 45 साल हो गए, आज भी महाराष्ट्र के असेंबली में यह सवाल आ रहा, प्रॉमिसेस दिए जा रहे हैं, कोर्ट में केसेस है और कोर्ट में ये भी केसेस है कि ये जो बंद मिल्स है, चाहे वो केमिकल हो, चाहे वो टेक्सटाइल हो, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, जहां पर सरकार की जमीनें जो अंडर, जिसको कहते हैं अर्बन लैंड सीलिंग एक्ट 1976 के तहत जो जमीन सरकार की थी, जो लीज पे दी थी, वो वापस सरकार ने ली नहीं है, लोगों को घर भी बांध के नहीं दिया है। सत्यरंजन धर्माधिकारी साहब ने 2014 में इस एक्ट के रिपील के बाद एक कानून पास किया, एक वर्डिक्ट पास किया है जो आज भी इंटैक्ट है। वो ये वर्डिक्ट कहता है 2014 का
सत्यरंजन धर्मादी की बेंच का अवार्ड कहता है कि गवर्नमेंट ने ये जो जमीन जो बड़े बड़े उद्योगों को दी थी वो वापस नहीं ली, वहां पे टावर खड़े वो 100 से ज्यादा है, वो इलीगल है, वो इलीगल है। उसके अंदर की जमीन जो है वो सरकार की है, सरकार ने वापस नहीं ली। अब ये सरकार, फडणवीस सरकार 2014 के बाद ये कानून बनाती है कि ये जमीन हम आपको डिस्काउंटेड वैल्यू से देंगे। जो बिल्डर और जो कंपनी मालिक इस जमीन का कमर्शियल यूज करने के बाद एक लॉ वायलेशन कर रहे थे, उनको सजा देने के बगैर उनको एक रिवॉर्ड दे रहे हैं कि यही जमीन आप ले लो, आपको 25% डिस्काउंट दिया जाएगा, 15 से 25 तक का डिस्काउंट दिया जाएगा। और ये अवार्ड होते हुए भी एक इलीगल नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का, हाँ, 1 अगस्त 2014 का है, जिसके खिलाफ 10 बड़े बड़े कंपनियों के वर्कर्स और निवारा अभियान ये संस्था मुंबई के चीफ जस्टिस के सामने आज 2019 के बाद एक केस लेके खड़ी है कि जमीन सरकार की है, सरकार इस जमीन पर अफोर्डेबल हाउसिंग करना उनका काम है, उसके बजाय ये जमीन सारे बिल्डरों को और सारे वही जो लोग हैं जिन्होंने अपने धंधे बंद किए हैं, जिनको लीज पर 100 साल के में या 55 साल के या 33 ईयर्स के लीज पे दिया जाए, वो सारी जमीन आज सरकार की जो एक लीज पर जमीन दी गई वर्षों से, वो जमीन सरकार ने वापस नहीं ली। और आज की फडणवीस सरकार जो 2014 से है, उन्होंने इस जमीन को डिस्काउंटेड वैल्यू पे बेचना शुरू कर दिया है। ये एक इलीगल चीज आज चीफ जस्टिस मुंबई हाईकोर्ट के सामने है। ऐसे होते हुए भी बहुत सारे जीआर अदानी के बारे में लिखे आए और 1600 एकड़ से ज्यादा जमीन उनको हैंडओवर की जा रही है। तो यहाँ पे कोई भी डिस्प्यूट बंबई के हाईकोर्ट में आगे नहीं जा रहा है। ऐसे वक्त पूरी बंबई, पूरा थाना डिस्ट्रिक्ट, पूरा रायगढ़, पूरी नई मुंबई और ये सारी बड़ी बड़ी नगर पालिका, ये 2 ट्रिलियन की इकोनॉमी हैंडल करने वाली महाराष्ट्र के पूरे इकोनॉमी में जो देश में बड़ा कंट्रीब्यूट कर सकती है, वो अदानी साहब के कब्जे में जा रही है। पूरा एमएमआरडीए अदानी कंट्रोल कर रहे हैं और ये एमएमआरडीए 5 जिलों का एक अथॉरिटी बन गया है जिसके ऊपर सिर्फ महाराष्ट्र गवर्नमेंट है। जमीन, हवा, पानी, बिजली और स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनने की बहुत बड़ी तैयारी चल रही है। ऑलरेडी बीपीटी, जेएनपीटी, वाडवड सारे स्पेशल इकोनॉमिक जोन पावरफुली काम कर रहे हैं। आम आदमी को इस बंबई शहर में पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे दूसरा सिंगापुर, दूसरा मॉरिशस या टैक्स हेवन कंट्री बनने की एक बड़ी बड़ी गुंजाइश है। ये आज के तारीख में कोई कंसीव नहीं करेगा, लेकिन जिस तरीके से डिजिटल से एआई पर हम जा रहे हैं और जिस ढंग से आज एक अमेरिका का प्रेसिडेंट कह रहा है, बिटकॉइन की बातें है, क्रिप्टो करेंसी की बातें कह रहा है, दुनिया भर की इकोनॉमी होने वाले चेंज और भारत की धारावी में नया बीकेसी 2 बनना और इस बंबई या एमएमआरडीए क्षेत्र में एक मॉरिशस या सिंगापुर जैसा टैक्स हेवन बनना, नेशन बनना, अगर वो दिल्ली नेशनल कैपिटल रीजन बनता है अंडर एलजी, तो एलजी के अंदर ये एमएमआरडीए क्षेत्र जाना, ये सारी संभावनाएं मोदी है तो मुमकिन है। और इसलिए राहुल गांधी जी ने यहां पर आकर अपने पैर जमाना, सिर्फ भाषण करके वो निकले नहीं है। ही इज अ सीरियस मैन। इसलिए कांग्रेस पार्टी का सिर्फ वो लीडर नहीं है, वो इस देश के लीडर है। और चाहे किसान हो, मजदूर हो, एसएमएस के लोग हो या देश के नागरिक हो, मणिपुर में हो या बंबई में हो, कश्मीर में हो या कन्याकुमारी में हो, आज की तारीख में कांग्रेस सब जगह सत्ता पर नहीं है, लेकिन सब जगह सत्ता पर आने की उम्मीद सिर्फ कांग्रेस ही दिखाई दे सकती है। इसलिए इंडिया गठबंधन महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी को अदानी का मामला, धारावी का मामला बहुत ही सीरियसली लेना चाहिए। बंबई मराठी और मुंबई कर की है। हाँ, इस मुंबई कर में हिंदी भाषिक आ सकते हैं,
या तमिलियन आ सकते हैं, या कन्नड़ी का आ सकते हैं, गुजराती आ सकते हैं, लेकिन बंबई ये मराठी लोगों की है। और ये बंबई में से आज का मराठी परसेंटेज सिर्फ 20% है। हमें सोचना पड़ेगा। यहां पर उद्धव बाला साहेब ठाकरे, कांग्रेस और एनसीपी और तमाम वो लोग जिन्होंने संयुक्त महाराष्ट्र का आंदोलन चलाया, इन लोगों को बंबई और एमएमआरडीए ये महाराष्ट्र से जब तोड़ने की साजिश अदानी के प्रोजेक्ट के माध्यम से होने जा रही है, ये आइडिया कंसीव करना, इसलिए मैं कह रहा हूं व्हाट इज अदानी। अदानी आज के तारीख में टाटा, बिरला या अंबानी जैसे उनके पास एसेट्स क्या है खुद के, या इलिसिट इकोनॉमी का एक नया मॉडल धारावी में आ रहा है। इलिसिट इकोनॉमी का मॉडल इस देश की रियल इकोनॉमी को खत्म करने वाली बात है। और क्रिप्टो करेंसी की बात करने वाले आज के मार्केट में जो बड़े प्लेयर्स है, ये सारे लोग जो फाइनेंस कैपिटल की बातें करते हैं, उन्हीं का वर्चस्व इस देश पर बहुत ही गहरा हो रहा है। और उनका वर्चस्व धारावी और एमएमआरडी में पहले कब्जा होगा। दिल्ली एनसीआर तो उनके हाथ में है। बहुत से एनसीआर हैदराबाद के बाद हैदराबाद मेट्रो रीजन, बेंगलोर मेट्रो रीजन, कैलकाटा मेट्रो रीजन, पहले बॉम्बे एमएमआरडीए, ये मेट्रो रीजन सेग्रीगेट होगा महाराष्ट्र से। और इसके ऊपर अमल जो वन नेशन वन इलेक्शन की बात करने वाले हैं, वो पीएमओ से ऐसे एलजी के माध्यम से ऐसे 2 ट्रिलियन से ज्यादा इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करने वाली जगह अपने कंट्रोल में रखने की एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक साजिश हमारे सामने तो दिख रही है। लोगों को सोचने की बारी है। हम धारावी में रहेंगे, हमको घर के बदले घर, ये बात छोड़ो, हम कहीं नहीं जाएंगे, हम अदानी को भगाएंगे। ये बात जब तक हम नहीं सोचेंगे तो घर के बदले घर, एक बार आप बाहर गए तो फिर वापस नहीं आओगे। आपका वापस आना नामुमकिन है। बंबई के बाहर नहीं, आप कहां जाओगे ये भी आपको पता नहीं चलेगा। जैसे बंबई के गिरणी कामगार का हुआ है पिछले 35 साल में, वही हालत इस देश में धारावी का प्रोजेक्ट यशस्वी होता है तो आम आदमी कहीं का नहीं रहेगा। बंबई और महाराष्ट्र सबसे बड़े खतरे का सामना कर रही है। और ये एक चैलेंज राहुल गांधी ने पहचान लिया है। और ये चैलेंज महाविकास आघाड़ी को समझना बहुत जरूरी है कि अदानी का मतलब क्या है, धारावी का मतलब क्या है, एमएमआरडीए किसके कब्जे में जा रही है, और ये अल्टीमेट डिजाइन क्या है। ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। तो चौकन्ना रहना है बंबई वासियों को, थाना वासियों को, रायगढ़ वासियों को, नई मुंबई के वासियों को और महाराष्ट्र के तमाम 12 करोड़ लोगों को। मैं बस यहीं पर ये बात खत्म करता हूं। हमें बार बार इस बारे में बात करनी पड़ेगी क्योंकि बंबई की और एमएमआरडी की रक्षा करना, इस पूरे ज्योग्राफिक और टोपोग्राफी को रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। हमने महाराष्ट्र बनाया है, हम महाराष्ट्र को टिकाएंगे और बढ़ाएंगे, ये तो हमने कसम खाई है। धन्यवाद।